हाउ टू नॉट गेट प्रेग्नेंट कर देंगे हाउ इसको। टू नॉट गेट प्रेग्नेंट, मतलब हस्बैंड से लग रहे हो। मैम हमारे इंडिया में जैसे लोग बहुत जजमेंटल होते हैं तो लेकिन फीमेल्स जो होती हैं ना वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बहनें या फिर माँ के पास किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए उनके पास जाती हैं। तो ऐसी कौन सी मेंटल प्रिपरेशन है लड़कियों को करनी चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले? थोड़ा सा खुल के बात करने की जरूरत वही होती वही है वही डरने घरों की में। कोई बात नहीं है। इसके लिए डरने की एक जो हेजिटेशन माँ की है, ओके भाभी है, बड़ी सिस्टर है, वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर से वही, कैसी शर्म। हाँ, वही हेल्प कर सकते हैं कि हाँ हम हैं आपके लिए, आप हमसे शेयर करो। ठीक है, हम भी इस फेज से गुजरे हैं। आप कितने सालों से इस प्रोफेशन में हैं? इट हैज मी मोर देन 25 years। एंड हर कोई बात करता है पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड बहुत ही कॉमन हो गया है ये लड़कियों के अंदर। इट्स लाइक अ पैंडेमिक। तो इसका रूट कॉज क्या है मैं जानना चाहता हूँ। Is basically related to lifestyle. ओके These days they are very obese. हाँ Sedentary lifestyle. There is no sport activity, no या physical activity. या भी मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा था कि आज की जनरेशन को ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। थायराइड्स, पीसीओडी। पहले के औरतों को तो ये होता नहीं था। अभी जैसे आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, यही एक कारण है कि और कोई भी कारण होते हैं? Food habits. ओके Lifestyle changes, no? Food Okay. habits is also very important. आजकल बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बहुत 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 खाते हैं। बहुत हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं हो पाती। कुछ हम्म कुछ पेशेंट्स को, कुछ कुछ बच्चियों को थोड़ा सा बियर्ड, एक्सेसिव ग्रोथ होती Okay, है, okay. हेयर्स की अनयूजुअल ग्रोथ होती है। सिर्फ फेशियल हेयर या फिर बॉडी हेयर भी? जो लाइन में एंड अदर प्लेसेस पे ऑल्सो, लाइक पैरों में, हाथों में, हाथों में, पेट पर, ब्रेस्ट पर, हाँ वहाँ पर भी थोड़ी एक्सेसिव ग्रोथ होती है हेयर्स की। ओके। क्या इसका कुछ प्रिवेंट किया जा सकता है पीसीओडी अगर हो गई है? डेफिनेटली कैसे? बाय रिड्यूसिंग वेट, ओके डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस। बैक टू द बेसिक्स आना ही पड़ेगा। Yes. जो आपने पेन किलर की बात की है, क्या सेफ होता है लेना पीरियड्स के दौरान? Yeah. ओके Some side effects are there, but bearing pain हाँ is more dangerous than taking drugs. ओके सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ग्रोइंग हेयर्स। एक अभी बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि फीमेल्स जब भी वॉशरूम जाती है कि एवरी टाइम दे वॉश, उससे जो वजाइना का एक हेल्दी डिस्चार्ज होता है, ओके जो लसलसापन है वो खत्म हो जाता है। वो एक बैरियर की तरह काम करता है जिससे कि यूरिनरी इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, ओके है ना? तो वो प्रोटेक्टिव है, जिसको हम अननेसेसरी वॉश करके, एक्सेसिव वजाइनल डूशिंग करके उसको हटा देते हैं। अब वाई टुडे गेटिंग प्रेग्नेंट इज सो हार्ड? बिकॉज ये तो नेचुरल चीज़ थी ना। अगर ये इतना ही हार्ड होता तो इंडिया इतना पॉपुलेटेड कैसे हो जाता? विद इंक्रीजिंग एज फिकंडिटी बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो कम होती जाती है। ओके प्रॉब्लम्स आनी कब चालू होती हैं कि अब प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है? When patient get around like 30 year of age, they cross this age, then people start coming कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ओके इंडिया में फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है टीवी होता है, जहाँ पे वो आईवीएफ और सरोगेसी के बारे में जानते हैं। तो मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या होता है आईवीएफ? एक हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाते हैं, Okay, okay, सेम okay. जैसा कि हमारी ट्यूब के अंदर होता है, वैसा एनवायरनमेंट बाहर बना रहे हैं। वहाँ हम उनको फ्यूजन करा रहे हैं एंड फर्टिलाइजेशन हम वहाँ करा रहे हैं। दैट इज इन विट्रो आईवीएफ। ओके ओके देन सरोगेसी क्या होता है? बेसिकली इसको जो हिंदी में बोलते हैं, अगर हम बोले किराए की कोख, बेसिकली हम किसी फीमेल का यूट्रस यूज कर रहे हैं उसके हस्बैंड के बेबी को इम्प्लांट करने के। बहुत सारी लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैं प्रेग्नेंट तो हो जाऊं बट मुझे फिगर शिल्पा शेट्टी जैसा चाहिए। मुझे प्रेगनेंसी के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना कि उसके बाद लोगों को यहाँ पे स्कार्स आ जाते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? डॉक्टर अंजलि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड का क्या इम्पोर्टेंस होता है? हाँ, ये अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। ये ग्रोथ स्कैन होता है जो ग्रोथ बताता है कि कितना बच्चे का टाइम हो गया है, कितने महीने का बच्चा हो गया है, कितने वीक्स का हो गया है, उसका वेट कितना है, पानी अंदर ठीक है, कोई बच्चे के गले के चारों ओर कोई नाड़ू तो नहीं है, और क्या उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, कुछ हद तक ये बता देता है। सबसे बेस्ट तो मुझे लग रहा है कि कॉन्डम सास, बट नहीं, उनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मैम आप कुछ ऐड करना चाहोगे डॉक्टर अंजलि? कॉन्डोम्स का फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है।
एक दूसरा मिथ है कि जो पिल्स होते हैं जिसकी हम लोगों ने इतनी सारी बातें की हैं कि ये सेफ़ नहीं होते हैं और इसको लेने से फिर हमको आगे चल के हमारा बच्चा नहीं हो पाएगा, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे लड़कियां। ये बहुत बड़ा मिथ है लड़कियों के अंदर। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग, दे आर टोटली सेफ। ओके मैम, वेलकम टू BBA बिजनेस बातचीत विद अनूप। तो हम सबसे पहला हमारा जो सवाल होगा वो होगा कि गायनोकोलॉजिस्ट होते कौन हैं? गायनिकोलॉजिस्ट जो कि फीमेल्स की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें, दे आर गायनिकोलॉजिस्ट रिलेटेड टू देयर मेंस्ट्रुअल problems, their vaginal problems, and their general well-being and their hormonal. ओके ओके। तो आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं अपनी कौन सी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं? Most commonly they come with vaginal problems like vaginal discharge and menstrual problems. ओके। एंड मैम आप कुछ ऐड करना चाहोगे? किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके? So many times they come with the dysmenorrhea also, and that is the most common thing they come. ओके ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ना नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमें स्पेसिफिकली गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहोगे कि कोई अगर फीमेल है उसको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो जो नॉर्मल डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं तो उनको अवेयरनेस नहीं होती है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम दे लिव इन विसिनिटी, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं दे लिव इन विसिनिटी, दे आर इजी टू अप्रोच, दे गो टू देम। Okay, okay. And when they become aware that they should seek a gynecological opinion only, then they will go to the gynecologist. क्या जो नॉर्मल MBBS लोग करके जो डॉक्टर बनते हैं क्या वो लोग गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, they have that much knowledge. Okay. But for special conditions, they should seek gynecological opinion Okay, always. okay, okay. तो मैम हमारे इंडिया में जैसे लोग बहुत जजमेंटल होते हैं तो लेकिन फीमेल्स जो होती हैं ना वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बहनें या फिर माँ के पास किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए उनके पास जाती हैं। तो ऐसी कौन सी मेंटल प्रिपरेशन है लड़कियों को करनी चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले? क्योंकि बाहर के लोग तो बहुत जजमेंटल होते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम्स को वो किसी से बता नहीं पाती हैं, कह नहीं पाती हैं। तो उनको अपने क्या मेंटल प्रिपरेशन करनी चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले? क्योंकि नॉर्मल प्रॉब्लम तो है नहीं कि मुझे फीवर हो गया है तो मैं वो आसानी से बता पाऊँ कि मैम मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, इंटीमेट प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं कर पाऊँ। For this, there should be sex education in the schools, and थोड़ा सा खुल के बात करने की जरूरत होती है। वही डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए डरने की एक जो hesitation माँ है, भाभी है, बड़ी सिस्टर है, वो इसमें हेल्प कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर से कैसी शर्म? हाँ, वही हेल्प कर सकते हैं कि हाँ हम हैं आपके लिए, आप हमसे शेयर करो, ठीक है, हम भी इस फेज से गुजरे हैं। जब वो ये चीज़ से कन्विंस कर लेते हैं तभी जो प्रॉब्लम शुरू होती है सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट एज ग्रुप में शुरू होती है। हाँ। That is the time when a female become aware to her body. Like 13-14 age? Yes. Okay. That is the age. 12, 13, 14 age. That is ये ऐसा टॉपिक ही ऐसा होता है ना कि हर कोई किसी से शेयर ही नहीं कर पाता। बहुत सारी लड़कियां तो अपनी मम्मी से भी शायद ऐसी शेयर नहीं कर पाती हैं कि मुझे एक्चुअली हो क्या रहा है उस एज में। तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए वीडियोस के थ्रू, है ना। अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि वो छोटी सी प्रॉब्लम आगे चल के बड़ी हो जाएगी। Definitely. तो मैम गर्ल्स को स्पेसिफिकली गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके कौन से ऐसे सवाल पूछने चाहिए? क्या सिर्फ प्रॉब्लम होने पर ही आना चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट के पास या फिर नॉर्मली कंसल्टेशन के लिए भी वो आ सकती हैं? एक जनरल काउंसलिंग एट द एडोलेसेंट एज ओके। ये होनी चाहिए। आजकल गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत अवेयर है, ठीक है। इसके लिए एडोलेसेंट क्लिनिक्स हैं, उर्सला अस्पताल है उसमें भी है। उसके अलावा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स होते हैं, कुछ जगह DGO गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं। तो 8th of the month एवरी मंथ, दैट इज किशोरी दिवस। ओके। तो उसमें थोड़ी सी प्रिवेसी भी देते हैं और जो किशोरियां हैं, एडोलेसेंट लड़कियां हैं, ठीक है, और लड़के हैं, उनको हम लोग एजुकेशन देते हैं। ओके। तो कंसल्टेशन के वाइज क्या कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमें वो शेयर करने चाहिए अपनी प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चंस पर्टिकुलरली पूछना चाहिए डॉक्टर से? इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम वन वे कन्वर्सेशन, most of the time, in which a doctor make them aware of
developing problems हम्म of the growing years. हम्म And when they become aware, then there is no problem. ओके। आप कितने सालों से इस प्रोफेशन में हैं? It has been more than 25 years. एंड मैम यू? मुझे 14 years। ओके। तो जब आपके पास कोई फीमेल आती है, कोई महिला आती है, तो मोस्ट ऑफ द कॉमन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपके पास लेके आती हैं फीमेल्स? Dr. Jyoti. ओके। Most commonly vaginal discharge, हम्म second menstrual disturbances like irregular period ओके and decreased flow during menses, ओके and third is pain during menstruation. ओके। तो मैम एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो मैम इरेगुलर पीरियड्स होते क्या हैं? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स? Most commonly they are because of hormonal disturbances Okay. like polycystic ovarian disease. ओके Okay, and other hormonal disturbances like thyroid disturbances हो Okay. गए, and obesity is another problem. There is also menstrual disturbances because of hormonal imbalance. Okay. The basic problem for this is hormonal imbalance. मैम हर कोई बात करता है पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड बहुत ही कॉमन हो गया है ये लड़कियों के अंदर। इट्स लाइक अ पैंडेमिक। आजकल जिसको सुनो तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका रूट कॉज क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। It is basically related to lifestyle, ओके developing lifestyle. ओके Kids these days, they are very obese. हाँ Sedentary lifestyle. There is no sport activity, no physical activity. या माताएं अपनी अपने बेटियों से ये तो पूछती हैं पढ़ाई किया कि नहीं, लेकिन ये कभी नहीं पूछती आपने कोई खेल खेला या नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी की या नहीं। ये बहुत ज़्यादा है। और आजकल बहुत अनुकूल हो गया है कि पैदल जाके स्कूल जाना या फिर पैदल किसी कोचिंग में चले जाना। आज ये कूल होता है कि कार से जाना या स्कूटी से जाना। तो फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ज़ीरो है। क्या इसकी वजह से भी होता है? ये एक वजह है, लेकिन आजकल जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो बच्चे हैं सुबह उठते ही उनकी दौड़ शुरू हो जाती है, स्कूल जाना, स्कूल से लौट के आना, फिर खाना खाना, देन उसके बाद कोचिंग का आना जाना और कोचिंग का टाइम। आजकल तो मल्टीपल कोचिंग का दे बिकम वेरी टायर्ड। ओके देयर इज लैक ऑफ, फिर उसके अलावा ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम और ये टीवी में और मोबाइल में ओके बिजी रहते हैं। हाँ हाँ तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो कहीं टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। अपनी हॉबीज के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे इसको ऑर्डर में लाया जाए। उसमें माता पिता और बच्चों का आपसी इंटरेक्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट। बट इससे तो यही है ना, हुआ है ना कि क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है पहले के लिए। क्योंकि अभी मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा था कि आज की जनरेशन को ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थायराइड्स, पीसीओडी एंड जो आपने कॉमन डिसीज़ बताई हैं। तो पहले के औरतों को तो ये होता नहीं था, अभी के यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, यही एक कारण है कि और कोई भी कारण होते हैं? फूड हैबिट्स, ओके लाइफस्टाइल चेंजेस में फूड Okay. हैबिट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बहुत 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 खाते हैं, बहुत, हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं हो पाती, ये भी एक वजह है। उससे ओबेसिटी बढ़ती है और तो- फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ओबेसिटी बढ़ती है। ओके। फिर उसके बाद एंडोक्राइन चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं। पीसीओएस और पीसीओडी कोई डिफरेंट चीज़ होती है? दे आर सेम। ओके, सिमिलर। कुछ Yes. ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्या होता है ये? बेसिकली इसमें पीरियड्स डिले होके आते हैं, ठीक है। पेशेंट्स को पीरियड्स डिले होके आते हैं, पेन होता है पीरियड्स में, ठीक है। तो ओबेसिटी होती है, एक्ने भी मैंने सुना, एक्ने भी होता है। एक्ने होता है कुछ पेशेंट्स को, कुछ बच्चियों को थोड़ा सा बियर्ड एक्सेसिव ग्रोथ होती Okay, है, okay. हेयर्स की अनयूजुअल ग्रोथ होती है। सिर्फ फेशियल हेयर या फिर बॉडी हेयर भी? जो लाइन में एंड अदर प्लेसेस पे आल्सो, लाइक पैरों में, हाथों में, पेट पर, ब्रेस्ट पर, वहाँ पर भी थोड़ी एक्सेसिव ग्रोथ होती है हेयर्स की। ओके। क्या इसका कुछ प्रिवेंट किया जा सकता है, पीसीओडी अगर हो गई है? डेफिनेटली, कैसे? बाय रिड्यूसिंग वेट, ओके। डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस। बैक टू द बेसिक्स आना ही पड़ेगा। They have to reduce their weight. By doing exercise. Yes. By doing yoga. By doing yoga, by doing exercise,
by increasing dietary fiber intake in their diet, taking balanced diet, Okay. and good sleep. आजकल यही तो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है Yes. है ना? सर्केडियन रिदम, स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ी हुई है। Yes. ओके। दूसरा आपने जो बताया था आजकल जो बहुत कॉमन है, इरेगुलर पीरियड्स हमने कवर कर लिए, होता है पीरियड्स का पेन। जो कुछ होता है ये नॉर्मल होता है, कब हमें लगना चाहिए कि ये नॉर्मल है और कब हमें पता लगे कि नहीं ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गया है, पेन, पीरियड का पेन? Usually, mild, if the pain is mild to moderate, it is usually normal. Okay. Not because of any disease. like किसी disease की वजह से नहीं होता. Usually this is normal. Mild to moderate pain is normal. That can be treated with anti-spasmodic drugs and painkillers. Okay. If it is severe, okay, then there can be a pathology. मतलब there can be a disease. ओके ओके। Okay, that may be endometriosis, adenomyosis, देन व्हाट शुड वी डू अगर बहुत and ज़्यादा हो रहा है? other problems are fibroid uterus. Then, according to the condition, we treat accordingly. Painkillers is given in all, but we have to treat the disease also. ओके। जो आपने पेन किलर की बात की है, क्या सेफ होता है लेना पीरियड्स Yeah. के दौरान? Yeah. ओके। Some side effects are there, but bearing pain हाँ। is more dangerous than taking drugs. Okay, Okay? okay. And other जो remedies like hot water bottles, they are also effective. ठीक है मैम, हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर लिए, अब जो महिलाएं हैं अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकती हैं? आपने शॉर्ट में तो आंसर दे दिया था कि लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज जो करें, लेकिन और क्या इससे बेटर कर सकती हैं कि इनको जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या वो प्रिवेंशन पहले से कर सकती हैं ना? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले से क्या कर सकती हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए? In growing years, when a girl is entering in adolescent age, parents should seek a gynecological opinion for better education, for sexual hygiene education, ओके। है ना, to make her aware of her body, changes in body. ओके। ओके, तो उसमें जब पेरेंट्स बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो इन सब चीज़ों से बच्चे अवेयर होते हैं, उससे डरते नहीं हैं, और जब एक बार खुल के बात हो जाती तो खुल के बात भी करने लगते हैं। कोई भी समस्या होती है उसको शेयर करते हैं। ओके। सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ग्रोइंग ईयर्स में। ओके। सेक्सुअल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में पीआईडी बहुत ही कॉमन है। ओके, व्हाट इज दिस? पीआईडी इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसे हिंदी भाषा में, आम भाषा में अगर हम बात करें तो जड़ की सूजन बोलते हैं। जो बच्चियां हैं वो हमेशा ये कंप्लेन करती हुई आती हैं कि सफ़ेद पानी गिर रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन हमें उन्हें ये समझाने की ज़रूरत होती है, जो मदर्स हैं उनको भी और बच्चियों को भी, ये जो डिस्चार्ज है नॉर्मल हेल्दी डिस्चार्ज है और कौन सा डिस्चार्ज अनहेल्दी डिस्चार्ज है। ओके। जो नॉर्मल हेल्दी डिस्चार्ज है ये पीरियड्स के जस्ट बाद शुरू होता है, एकदम नाक जैसा ट्रांसपेरेंट लसलसा होता है। इसकी क्वांटिटी डे बाई डे बढ़ती जाती है, एंड जब ये वॉशरूम जाते हैं तो कई बार वो ड्रिप होके गिरता है पॉट में। ओके। इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, नॉर्मल स्मेल होती है। मिडिल ऑफ द पीरियड के बाद यही डिस्चार्ज थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, कलर थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है और वो पैंटी पे स्टिक हो जाता है। पैंटी का कलर ब्राउनिश हो जाता है, डिस्कलर हो जाती है। उस थ्रेड को, उस डिस्चार्ज को अगर आप अपनी उंगलियों में बीच में लेकर के उसको जैसे स्प्रेड करते हैं तो वो इलास्टिक की तरीके से खिंच जाता है। ये नॉर्मल हेल्दी डिस्चार्ज है। तो जो मदर्स हैं और जो बच्चियां हैं
उनको ये कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा आ रहा है या दिक्कत हो रही है इससे कोई, इससे हमारी हड्डियां घुल रही हैं, घुल रही हैं, जो एक नॉर्मल मिथ है। ओके। पेशेंट्स आते हैं, डेली ओपीडी में आते हैं, यही कंप्लेन करते हो कि हमको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, हमारी बिटिया को वाइट डिस्चार्ज आता है, बहुत परेशान होते हैं। इसके लिए वो डॉक्टर से डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। जो नॉर्मल है वो कैसे बदल जाएगा? वो तो बदल ही नहीं सकता, वो तो बदल ही नहीं सकता। तो आपकी बात भी वो लोग नहीं मानते, वो डॉक्टर बदल लेते हैं? नहीं, आई एम सेइंग मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो उससे पहले कई डॉक्टर से मिल चुके हो, फिर उनको बस एक्सप्लेन करना होता है, काउंसलिंग करनी होती है। ओके। ठीक है, तो हम जैसे ही बात कर रहे थे कि सेक्सुअल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर आप ऐड ऑन करिए। इसमें यही है कि अगर सेक्सुअल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगी लड़कियां तो क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक अभी बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि फीमेल्स जब भी वॉशरूम जाती है कि एवरी टाइम दे वॉश, उससे जो वजाइना का एक हेल्दी डिस्चार्ज होता है, जो लसलसापन है वो खत्म हो जाता है। वो एक बैरियर की तरह काम करता है जिससे कि यूरिनरी इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, है ना। तो वो प्रोटेक्टिव है, जिसको हम अननेसेसरी वॉश करके, एक्सेसिव वजाइनल डूशिंग करके उसको हटा देते हैं। अब वजाइनल वॉशेस की अगर बात कर रहे हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे वजाइनल वॉशेस आते हैं, तो क्या ये सही है? दे आर गुड, बट आपने अभी कहा दे आर गुड, हाँ, हेल्दी बैरियर्स को हटा देते हैं वो। हाँ, दे आर गुड। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सिंपली उनको बस बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वजाइनल डूशिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी है। सिंपली मॉर्निंग में आप नहाइए, रात में नहाइए, वॉश कर लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा पैंटी चेंज कर सकते हैं, जैसे गीली हो जाए तो पैंटी को चेंज कर सकते हैं। इतना करने भर से सेक्सुअल हाइजीन बनी रहती है, मेंटेन हो जाएगी। ओके। और जो लोग यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली इट इज हेल्दी, इट इज गुड। और जो लोग नहीं करते सेक्सुअल हाइजीन सिंपली बस पैंटी चेंज करनी है कि गीली ना हो, इट शुड बी ड्राई। ओके। गीली पैंटी नहीं पहननी है। क्या क्या सीवियर चीज़ें हो सकती हैं अगर आपने सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन नहीं की तो, आपके अकॉर्डिंग? यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। एक कोई फंगल इन्फेक्शन? यस, फंगल इन्फेक्शन कॉमन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस कॉमन। बेसिकली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, एट दैट टाइम देयर इज पैड्स होते हैं, स्टेराइल पैड्स शुड बी यूज फॉर मेंटेनिंग हाइजीन, एंड दीज शुड बी चेंज एवरी 6 hourly, not more than 6 to 8 hourly, not more than that. That is also very important for maintaining sexual hygiene. Yeah. डॉक्टर अंजलि, अगर हमारे माता पिता को कोई फैमिली मेडिकल इशू था तो क्या वो बच्चों के ट्रांसफ़र होता है? वो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो पेरेंट्स को थे, स्पेशली मदर को, तो वो ट्रांसफ़र होते हैं डॉक्टर में। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि बॉडी हैबिटस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। अगर मदर थोड़ी सी प्लम्प है, थोड़ी सी हैवी सेट, तो बच्चियां भी कई बार हैवी सेट होती हैं, डॉटर हैवी सेट होती है, ठीक है। मेंसेस जब स्टार्ट उनके होते हैं वैसे उनके भी पीरियड्स की डेट होती है स्टार्ट होने की। मेनोपॉजल एज सेम होता है ना। कुछ इश्यूज उनसे रिलेटेड होते हैं। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि अगर हमारे, और इसके अलावा जो कार्सिनोमास होते हैं, कैंसर्स कॉमन कंडीशन में बोले, दे आर आल्सो इनहेरिटेड। मतलब मोर चांस, जैसे ओवेरियन कैंसर है, अगर फैमिली में है, मदर को था, तो देयर आर चांसेस कि डॉटर को भी हो सकता है। ये क्योरेबल होता है? क्योरेबल अब ट्रीटमेंट है, ओके, बट सर्वाइवल रेट जो होता है वो डिपेंड ऑन द किस स्टेज पे पेशेंट हमारे पास आया। अर्ली स्टेज में आया तो डेफिनेटली। क्या साइंस होंगे अगर हो गया हमें तो? अब अगर ओवेरियन कैंसर है तो डेफिनेटली ओवरी विल ग्रो लार्ज, तो देयर में बी लम्प, मतलब देयर में मास इन द एब्डोमेन, दैट में बी डिपेंडिंग ऑन साइज, कितना बड़ा है, वो पैल्पेबल होगा। उसके अलावा एक जनरल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे क्या है, पेन वन इज, सेकंड इज गैस्ट्रिक अपसेट। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ कैंसर्स जो प्रिवेंटेबल हैं,
क्या हम उनको अर्ली डिटेक्शन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है ना? जैसे सर्वाइकल कैंसर है, पैपिस्मियर के थ्रू हम उसको जेनेटल स्क्रीनिंग कर लेते हैं, वो अर्लीस्ट पता लग जाता है, तो इसको डेवलप होने में कैंसर को किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 25 ईयर्स लगते हैं डेवलप होने में। तो वो जो हमारा गेन है उससे हम एक लाइफ बचा सकते हैं। तो आपने आंसर दे दिया। तो पैपिस्मियर जो है ना, अक्सर हम पेशेंट्स को जैसे आती हैं पैपिस्मियर के लिए बोलते हैं, वो रेडी नहीं होते, उनको लगता है फालतू की जांच है, डॉक्टर फालतू बता रहा है, 1200-1500 रुपये ऐंठना चाहता है, लेकिन वो उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। बहुत सारे पेशेंट है पैपिस्मियर किया है, आ गया, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। कहते डॉक्टर के पास गए थे, एक फालतू की जांच बता दी, पैसे छीन लिए और कुछ रिपोर्ट में निकाल दिया, और उसके बाद और जांच करवाना चाहते हैं। ओके दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो मैम हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाना चाहते हैं, वाई टुडे गेटिंग प्रेग्नेंट इज़ सो हार्ड, बिकॉज ये तो नेचुरल चीज़ थी ना, अगर ये इतना ही हार्ड होता तो इंडिया इतना पॉपुलेटेड कैसे हो जाता? It is because with increasing education, especially of the females, जो एज ऑफ मैरिज है वो भी इंक्रीज हो रही है। किसी टाइम पर ये जो एज ऑफ मैरिज थी, इट वाज लाइक 18, 19, 20, 21, 22। आज वही एज ऑफ मैरिज जो एवरेज एज है वो 28, 30, 31 ये पहुंच गई है। तो आपके जो गोल्डन ईयर्स हैं, रिप्रोडक्टिव गोल्डन ईयर्स हैं, वो आपकी निकल गए। ओके। दूसरे जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं, स्ट्रेस्ड आउट होती हैं, उनके पास फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है, फिर बाहर जाके भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, डबल ड्यूटी निभा रही हैं अपनी। स्ट्रेस होता है, रिलैक्स नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिल पाता, ये भी एक वजह है। और नंबर 1 वजह तो आपने पहले ही बता दी कि जो लाइफ स्टाइल चेंजेस, जिसमें एक नींद तो एक फैक्टर बता ही दिया कि नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, लेट आवर्स होते हैं सोने के, और लेट आवर्स होते हैं जगने के भी बहुत बार। ओके है ना? तो एक तो ये वजह हो गई। आपका सबसे पहला पॉइंट मुझे काफ़ी रिलायबल लगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी तो स्टार्ट हो जाती है हमारे 20s में, लेकिन शादी कब हो रही है? 30s में। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। विद इंक्रीजिंग एज फिकंडिटी बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो कम होती जाती है। ओके मैम, मेल्स में एडवांटेज है, उनका उतना जल्दी नहीं होता? फीमेल फिक्स नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं अपनी लाइफ में, फिक्स नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो ईयर्स भी सफिशिएंट होते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बताया कि स्ट्रेस होता है, टाइम नहीं मिलता है, फिकंडिटी कम होती जाती है ना, लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गए, तो ये सभी फैक्टर मिल करके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। कि 50% मेल 50% फीमेल होते हैं। क्योंकि एक मिथ है ना, जब भी कोई कपल घुसता है ना, तो वो सोचता है जो औरत है ना यही जिम्मेदार है। है ना? तो उसके लिए तो मैम आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? कुछ केसेस में मेल्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज ऑफ बोथ पार्ट। तो 50% केसेस में मेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी एंड 50% फीमेल्स आर रेस्पॉन्सिबल। ओके, तो गोल्डन एज क्या होती है मैम प्रेगनेंसी के लिए? गोल्डन एज when they settle in their life, if they settle early in life, कोई biological fact भी तो होगा ना? 22 year, 23 year, okay. that is best age to get married. You have a good life ahead, like 35 year तक it is good life. Okay. You can complete your family. जैसे हम आज तो प्रायोरिटी हो गई है कि हमें पहले करियर सेट करना होता है, लेकिन एक बायोलॉजिकल भी फैक्ट होते हैं ना कि इस उम्र तक हमें बेबीज कर लेना चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आइडियली वही 35 ईयर्स तक। 35 तक। ओके, प्रॉब्लम्स आनी कब चालू होती हैं कि आप प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है? When patient get around like 30 year of age, they cross this age, then people start coming कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ओके, तो कुछ कॉमन चीज़ें भी होती हैं ना, कि अगर हम जैसे थायराइड है, क्या जब ये थायराइड किसी को होता है तो क्या प्रेगनेंसी इश्यूज होते हैं? डॉक्टर ज्योत्सना मैम होते हैं। जैसे PCOS है, PCOD है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको चल रही हैं तो क्या इसमें प्रेग्नेंट कोई हो सकता है? चांसेस है कि हो सकते हैं, बट
देयर इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं, Okay. बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा है उसमें। तो क्या करना चाहिए हमें? बिकॉज दे बोथ कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है तो डेफिनेटली ओव्यूलेशन, जो अंडा बन रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर फर्टिलाइज बेबी कंसीव करने के लिए हमको क्या चाहिए? एग चाहिए। एग अगर नहीं बन रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। अब पीसीओडी को ही अगर हम कंसीडर करें तो पीसीओडी में जो मोस्टली साइकिल्स होती है वो एनेबुलेट होती है, मीन्स उसमें एग नहीं बन रहा है। ओके। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं देखना, जैसा मुझे पता चल रहा है कि आपने बहुत बताया कि मैन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे यहाँ अगर ऑलरेडी कोई चीज़ है हमें, जैसे पीसीओडी अगर है हमें, तो ये भी सारी कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो उस समय पे हमें डॉक्टर के पास जाके अपने आप को दिखाना चाहिए। या कोई टेस्ट होते हैं जैसे आप लोग करते हो, पर्टिकुलर कोई टेस्ट होते हैं जिससे? सबसे पहले हमारे लिए सबसे इजी होता है कि मेल फैक्टर को एक्सक्लूड ले, क्योंकि उसके लिए हमें एक ही टेस्ट करना है। Okay. तो जो हस्बैंड के सीमेन की एनालिसिस है वो सबसे पहले हम करा लेते हैं। मेल फैक्टर अगर वो नॉर्मल है देन वी गो टुवर्ड द फीमेल। ठीक है, फिर हम फीमेल का हार्मोनल इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड कराते हैं ओवरीज को देखने के लिए कहीं उसमें पीसीओडी तो नहीं है। बाकी हार्मोन्स हमने देख लिए। अब अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम हमें मिलेगी तो अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर कुछ केसेस में अनएक्सप्लेन्ड होती है जहाँ हमको कुछ नहीं मिला बट इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी के लिए जो हम एडवाइस देंगे, अगर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें उसको लाइफस्टाइल, डाइटरी मॉडिफिकेशन, ये सब चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर थायराइड है तो अकॉर्डिंगली थायराइड की मेडिसिन हमको देनी है। एंड थर्ड थिंग वी हैव टू सी कुछ इन्फेक्शंस, क्योंकि कुछ इन्फेक्शंस भी कॉज होते हैं जो कि ट्यूबल ब्लॉकेज करते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो हमें उसकी भी हिस्ट्री, टीबी की भी हिस्ट्री हमको लेनी है पेशेंट से। फैमिली में हो या क्योंकि दैट कैन बी अ कॉज ऑल्सो। जब भी इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए कोई कपल आता है तो सबसे पहले हम मेल पार्ट को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि 50% केसेस में मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, 50% केसेस में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। मेल्स की सिर्फ एक ही जांच होती है, सीमेन एनालिसिस। इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई इन्वेजन नहीं है ना, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, चीप सा टेस्ट है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत इजी है। ना फीमेल पे आते हो, उसमें एक मेल फैक्टर एक्सक्लूड हो जाता है, उसके बाद हम वर्कअप फिर फीमेल की ओर शिफ्ट करते हैं। एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद पीरियड्स। पीरियड्स के सेकेंड डे हम लोग हार्मोनल प्रोफाइल भेजते हैं ये देखने के लिए कि ओवरी का फंक्शन ठीक है कि नहीं है, LH है, FSH है ना। थायराइड की जांच कराते हैं, प्रोलैक्टिन की जांच कराते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद ही ये सब चीज़ें आती हैं, एग्जामिनेशन पार्ट के बाद ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये टेस्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड में कई सारे फैक्टर पता लग जाते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कैविटी ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ओवरी का स्टेटस भी उसमें दिख जाता है कि कहीं पीसीओडी पैटर्न तो नहीं है। हिस्ट्री से भी पता लग जाता है हालांकि पीसीओडी का पैटर्न है कि नहीं है, लेकिन अल्ट्रासाउंड उसको फिर कंप्रहेंड कर देता है। ठीक है, और फिर डे 8 to 10 पर हम लोग पेशेंट्स की अमूमन एक जांच कराते हैं, उसको बोलते हैं रंगीन एक्सरे। नीचे से रंगीन एक्सरे निकाल के देखते हैं कि जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक तो नहीं है कहीं, क्योंकि इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही कॉमन है, जेनेटल ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है। अच्छा, तो बहुत पूछने पर पता लगता है कि बचपन में कभी टीबी हुई थी। अच्छा, हाँ, बचपन में टीबी का इलाज चला था और अभी इनफर्टिलिटी है, वो हिस्ट्री लेने पर पता लगता है। तो जब हम HSG का टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। ट्यूब ब्लॉक है तो किसी स्टेज पर ब्लॉक है। ठीक है, ये तो रेयरली होता होगा। नहीं, इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन, यस। ओके, पीसीओडी तो मोस्ट कॉमन करेक्टेबल कॉज है। हाँ, ठीक है, उसके बाद ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत कॉमन है। ओके, हाँ, तो उसके बाद फिर वर्कअप में डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी होती है, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी कुछ एड ऑन हो जाता है। मैम, इंडिया में फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है टीवी होता है, जहाँ पे वो IVF और सरोगेसी के बारे में जानते हैं। तो मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या होता है IVF। बेसिकली IVF फुल फॉर्म जो होती है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन बेसिकली ओवा और स्पर्म था जो अंदर
फीमेल की बॉडी में बेसिकली जो ट्यूब होती है उसके अंदर मीट कर रहे थे, वो हम बाहर एक हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाते हैं सेम जैसा कि हमारी ट्यूब के अंदर होता है, वैसा एनवायरनमेंट बाहर बना रहे हैं, वहाँ हम उनको फ्यूजन करा रहे हैं एंड फर्टिलाइजेशन हम वहाँ करा रहे हैं, दैट इज इन विट्रो आईवीएफ। ओके ओके। देन सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी इज कि हम बेसिकली इसको जो हिंदी में बोलते हैं, अगर हम बोले क्राई की कोख, बेसिकली हम किसी फीमेल का यूट्रस यूज कर रहे हैं उसके हस्बैंड के बेबी को इम्प्लांट करने के लिए। तो इलीगल है थी? अब प्रीवियसली इट वाज लीगल बट नाउअडेज इट हैज बीन, क्योंकि पैसे देकर अब किसी के, है ना? It is not illegal. Nowadays also. It is not illegal. but it has many problems. आमिर खान का भी तो वही है। अच्छा, आमिर खान और जो तो नहीं, अब तो मना है, इलीगल हो गया। हाँ कुछ ही अभी रिसेंटली 1-2 साल से ही मना है। उससे पहले था क्योंकि सारे के सारे यही कर रहे थे ना, तो इसलिए मना है। आप क्या कर रहे हो? अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? आप गरीबों की गरीबी का फायदा उठा रहे हो। इसको फायदा उठाना बोलते हैं? नो, आई डोंट एग्री। बट जो भी है ये तो इलीगल है, ही लंबा हो जाएगा। इलीगल है, इलीगल है। इसको फायदा उठाना थोड़ी ना बोलते हैं, फायदा तो वो उठा रहे हैं। ओके, वो पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं कर रहे क्या? किसी को बच्चा चाहिए, तुम कह रहे हो तुम हमसे किराए की कोख ले लो, हम तुमसे पैसा लेंगे, हमको इतना पैसा दो, हमारा खाना पीना करो, हमारे हस्बैंड को पालो, उसको पालो। तो ब्लैकमेलिंग तो उसको बोलेंगे ना। कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट पे दे नहीं रहा, चैरिटी थोड़ी कर रहा है। दे आर टेकिंग, एक्सटॉर्टिंग बोलते हैं इसको, अ लॉट ऑफ अमाउंट जो वो जिंदगी में नहीं कमा सकते है। उसमें ना शायद रिलेटिव्स में ही कर सकते, मतलब उन्होंने बहुत वो रिलेटिव में नहीं अलाउड है, रिलेटिव्स में अलाउड नहीं है, मतलब किया है। अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं ध्यान है, बट आई थॉट, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, बट आई थॉट आल्सो कि surrogacy actually we are not dealing with, that's why we are not very much aware about the rules. Okay. लेकिन बाहर तो बहुत कॉमन, अभी तो मूवी भी बनी थी इस पे। हाँ नहीं आजकल मना है, जहाँ तक मुझे पता है मना है। डॉक्टर अंजलि, प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त कपल्स को क्या जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए? एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग विद डॉक्टर इज मस्ट। यस, ओके, एवरीवन शुड सीक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। ओके, उसमें डॉक्टर से जानकारी मिल जाती है, जैसा कि आज की सिनेरियो में मदर की एज बढ़ रही है, फादर की एज बढ़ रही है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो ये मैंडेटरी ही है एक तरीके से। कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो मैटरनल इंक्रीज एज के साथ होती है, राइट? तो जब हम डॉक्टर से मिलते हैं तो वे कुछ प्रिकॉशन बता देते हैं, जैसे कि टैबलेट फॉलिक एसिड आती है, उसको जब भी हम कंसेप्शन प्लान कर रहे होते हैं उससे 3 मंथ प्रायर उसको स्टार्ट करवा देते हैं। वो कुछ कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स को रोक देती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, डाउन सिंड्रोम है ना, तो उन सब की रोकथाम इससे की जा सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर अंजलि, प्रीनेटल केयर कितना इम्पोर्टेंट होता है? प्रीनेटल केयर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इट इंक्लूड्स डाइट, good balanced diet rich in protein, calcium, iron, vitamins, okay, dietary fiber, okay, it is very important. And it includes yoga, okay, yoga sessions, and yoga session help in carrying their body shape, body weight प्रॉपर्ली। ओके, अच्छा डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज एंड योगा कितना इम्पोर्टेंट है? इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। इन प्रेगनेंसी देयर आर चेंजेस इन स्पाइन, तो बॉडी उस जो बेबी है उसके वेट को एकोमोडेट करती है, उसको ट्रांसमिट करती है पेल्विस में, उसी हिसाब से जो फैट है उस हिस्से में बढ़ जाता है, थाइज हैवी हो जाती हैं, बैक में फैट बढ़ता है, ठीक है? ये फिजिक्स के रूल के हिसाब से भी है, ओके, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे। स्पाइन में चेंजेस होते हैं, उस वेट को जो बॉडी से थोड़ा अलग प्रोट्रूड कर रहा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, ठीक है? जो भी पेन्स होते हैं उनके पैलिएशन में हेल्प करता है। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? एक्सरसाइज एंड योगा कितना इंपॉर्टेंट है?
प्रेगनेंसी के डेफिनेटली दौरान? इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी में वेट इंक्रीज करता है, Okay, okay. ठीक है, बट इट शुड बी टू अ लिमिट, Okay, ठीक है। जस्ट आप यू कांट डू ना, यू जस्ट ईट एंड रेस्ट, हाँ इट विल द वेट विल इंक्रीज। मैम, इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं करना है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुमको झुकना है ना तुमको कुछ काम करना है, जस्ट स्टे इन द बेड, है ना। एक ऐसे लोग होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, थोड़ा सा कहते रहते हैं नहीं बेटा तुमको ये करना है ये करना है, और कुछ एक्सट्रीम में ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने लगते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? एक्सट्रीम भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सेडेंटरी भी नहीं होना चाहिए। ओके। बैलेंस्ड, लाइट योगा, लाइट वॉक, दैट इज एनफ, सफिशिएंट। ओके ओके। और मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी लेडीज़ फीमेल्स जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैं प्रेग्नेंट तो हो जाऊँ, बट मुझे फिगर शिल्पा शेट्टी जैसा चाहिए। मुझे प्रेगनेंसी के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, कि उसके बाद लोगों को यहाँ पे स्कार्स आ जाते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? या फिर कुछ लोगों के मन में, बहुत लड़कियों के मन में ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी तो मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? प्रेगनेंसी में जो भी वेट गेन होता है, डिलीवरी के बाद जो भी मदर्स हैं अगर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो 550 किलो कैलोरी बच्चा एक दिन में घटा देता है अगर वो अपने बच्चे को फीड करा रही है। यस। ओके। प्रेगनेंसी में जो वेट गेन है एक तरीके से वो तैयारी है, वो एक तरीके से तैयारी है कि जब डिलीवरी होगी उसके बाद एनर्जी चाहिए होगी, तो ये उसी की प्रिपरेशन, बॉडी प्रिपेयर करती है इस चीज़ की। बॉडी प्रिपेयर करती है उसके लिए। तो आफ्टर प्रेगनेंसी हर मदर को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। तो मैम जैसे शिल्पा शेट्टी जैसे बॉलीवुड एक्टर है, वो भी एक मदर हैं, बट उनको वो सारी साइड इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं हो जो नॉर्मल लेडीज़ को होते हैं? दे पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दैट। ओके, बिकॉज उनकी प्रायोरिटी यही है टू लुक गुड, है ना, बिकॉज दे आर एक्टर। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ विग्रस एक्सरसाइज आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ, गुड प्रोटीन रिच डाइट, डाइटरी फाइबर रिच डाइट, आयरन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट टू गेट गुड शेप, बॉडी स्टोर्स को प्रिजर्व करने के लिए। और बाकी एक्सरसाइज पार्ट है जो विग्रस एक्सरसाइज है, उसी से वेट रिड्यूस हो सकता है, और कोई तरीका नहीं, और कोई शॉर्टकट नहीं। आप क्या कहना चाहोगे मैम कि किसी को शिल्पा शेट्टी लाइक बॉडी चाहिए आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट? तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। हाँ मैम, जो स्कार्स बन जाते हैं बहुत ख़राब लगते हैं, उससे क्या लेडीज़ कैसे अपने आप को बचा सकती हैं, खुद को? For that there are some medications. Natural coconut oil, it is very good. उसके अलावा और भी कई सारी फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशंस आती हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं। एंड इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी, लाइक फ्रॉम द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 5वें महीने से, और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक कम से कम लगाने होते हैं। और जो लेडीज़ रहती हैं ज़्यादा प्रोन कब होती हैं, जो सिजेरियन बर्थ करती हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती हैं, प्रोन टू स्कार्स उनके जो पेट में हो जाते हैं? स्कार्स का डिलीवरी सिजेरियन से कोई रिलेशन नहीं है, ये बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है टू द ग्रोइंग साइज। एकदम से स्किन बड़ी हुई फिर वो कम हो गई है। इसको स्कार्स कहते हैं कि क्या कहते थे इसको? हाँ, स्कार बोलते हैं इसको। बॉडी स्ट्रेच मार्क्स के खुद को इस तरह बचाया जा सकता है। अगर हो जाता तो मैम ये दोबारा हमें लगता है नहीं जाता। एक बार जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं नहीं जाते, they don't go, फेड अप हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ लाइट हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं होंगे, बहुत हल्का सा ही चेंज आता है। तो जब प्रेगनेंसी में जब साइज बढ़ना शुरू होता है, पेट का साइज जब बढ़ना शुरू होता है, उसी वक्त से, उसी समय से कुछ क्रीम्स आती हैं, वो लगानी होती है, कोकोनट ऑयल लगाना होता है। बॉडी रिएक्ट करती है, ज़रूरी नहीं कि आप प्रेग्नेंटी हो। बहुत लोगों के, तो मर्दों के अंदर भी यही होता है, बहुत ज़्यादा अगर आपको वेट गेन हो गया और फिर आप पतले हो गए हो, उसकी वजह से भी मर्दों के भी हो जाता है स्ट्रेचिंग, एंड देन लूजिंग वेट। स्ट्रेच मार्क्स यहाँ पे चेस्ट में हो जाता है, बहुत लोगों को थाइज में हो जाते हैं, अलग अलग शोल्डर पे है, थाइज में है, बैक में है, लोअर एब्डोमेन में है, जहाँ जहाँ फैट होगी और रिड्यूस होगी तो वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स डेफिनेटली है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्फिडेंट रहे अपने बॉडी को लेकर। इतना इनसिक्योर हो गए छोटी छोटी चीज़ों को लेके
तो आप ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या नॉर्मल परेशानियाँ आती हैं? सबसे पहले तो जब प्रेगनेंसी का शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नॉजिया और वोमिटिंग, ठीक है, उल्टी आना और जी मिचलाना, देखा है वो मोस्ट कॉमन है। हाँ। मतलब मोस्ट कॉमन सिम्टम ही वही है। 50% में आपको ये यू विल गेट दिस, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेट जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज करती जाती है तो एब्डोमन, यूट्रस, जो हमारा यूट्रस है वो साइज इंक्रीज करता जाता है, तो वो थोड़ा और ऑर्गन्स को ऊपर अफेक्ट करता है डेफिनेटली, ठीक है। तो दिस विल कॉज गैस्ट्रिक अपसेट, बेसिकली गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉजिया हो गया, सेकंड होगी वोमिटिंग हो गई, फिर गैस्ट्राइटिस होती है, फिर आप थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट प्रेगनेंसी में चले जाओ, ठीक है। इन दैट केस बिकॉज यूट्रस आपका ऑलमोस्ट पूरे एब्डोमेन में कवर कर लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल उस टाइम जब आप बेसिकली आफ्टर टेकिंग फूड यू विल लाइक कि आपको बिल्कुल ब्रेथलेसनेस हो रही है, ठीक है। इट इज फीलिंग जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एंड अनदर प्रॉब्लम इज विथ स्लीप प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में ना। इट इज़ वेरी कॉमन कि रात में आपको 2 और 3 बजे नाइट में आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप। दिस इज़ वेरी कॉमन। इन परेशानियों को कैसे मैनेज करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? वही थोड़ा एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। हाँ, डाइटरी प्रॉब्लम, डाइटरी थिंग्स, ठीक है। आपको डाइट में आपको थोड़ा सा फूड जो है आपका दैट शुड नॉट बी वेरी स्पाइसी, ठीक है। लाइट फूड, फ्रूट्स इनटेक एंड शॉर्ट मील्स कम खाएं, ठीक है। एंड इंटरवल छोटे छोटे इंटरवल्स पे, ठीक है, लॉन्ग इंटरवल ना हो खाने के बीच में बहुत। डॉक्टर अंजलि, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड का क्या इम्पोर्टेंस होता है? फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है पेशेंट जब आता है और अगर वो 6 वीक क्रॉस कर गया है, 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक, तो वो अर्लीस्ट अल्ट्रासाउंड होता है जो डिटेक्ट करता है कि प्रेगनेंसी है। वो फर्स्ट एविडेंस होता है, वो पायनियर अल्ट्रासाउंड होता है। उसी के बेसिस पे हम आगे के अल्ट्रासाउंड से जो ग्रोथ स्कैन है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हाँ तब इतने का था तो अब इतने का होना चाहिए। तो वो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है जिसको बहुत से पेशेंट नज़रअंदाज कर देते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है। अच्छा। तो वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड 12 वीक के आसपास होता है, 3 महीने पर। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। वो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है इसके लिए, उसको बोलते हैं लेवल 1 अल्ट्रासाउंड या NT-NB स्कैन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थर्ड अल्ट्रासाउंड, वो 5 महीने पे होता है। इसको बोलते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में बच्चे की बॉडी के सारे अंगों का डिटेल्ड स्टडी होती है। इस अल्ट्रासाउंड में 20-25 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा लग जाता है, जिसमें जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और इसको करने वाले, इस अल्ट्रासाउंड को करने वाले रेडियोलॉजिस्ट भी सीनियर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, क्या क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। इस अल्ट्रासाउंड को सारे रेडियोलॉजिस्ट नहीं करते हैं, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। अच्छा। यस, बच्चे के सारे अंगों की डिटेल्ड स्टडीज में होती है। बहुत एक्सपीरियंस जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वही इस अल्ट्रासाउंड को अच्छे से कर पाते हैं, स्टडी करके बता पाते हैं हाँ लेवल 2 स्कैन नेगेटिव है। लेकिन ये स्कैन भी 80% तक ही बता पाता है कि अबनॉर्मलिटी नहीं है। 20% केसेस में ये भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। उसके लिए फिर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर फोर्थ अल्ट्रासाउंड, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो टर्म पे होता है। तकरीबन 9 महीने जब पूरे हो रहे होते हैं, 36 हफ्ते, 37 हफ्ते, उस वक्त किया जाता है। लास्ट है। हाँ, ये अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। ये ग्रोथ स्कैन होता है जो ग्रोथ बताता है कि कितना बच्चे का टाइम हो गया है, कितने महीने का बच्चा हो गया है, कितने वीक्स का हो गया है, उसका वेट कितना है, पानी अंदर ठीक है, कोई बच्चे के गले के चारों ओर कोई नाड़ू तो नहीं है, और क्या उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, कुछ हद तक ये बता देता है। अगर बच्चे का सर नीचे है तो नॉर्मल होगी, अगर बच्चा उल्टा है, उल्टा मतलब सर ऊपर और हिप्स नीचे, उसे ब्रीच बोलते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं ट्राई करना है। तो ये मोड ऑफ डिलीवरी में भी हेल्प करता है, ऐड करता है।
और बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, डॉपलर स्टडीज़ में पता लगता है। बहुत सी तो महिलाएं उससे हमें ये ऐड मिल जाता है कि हमें डिलीवरी के लिए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए ट्राई करना है या स्ट्रेट कट सिजेरियन होना है, मतलब हमें- ट्रायल ऑफ लेबर दे करके देना है ना, फिर ऑब्स्टेटिकल इंडिकेशन के लिए सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है, या स्ट्रेट कट सिजेरियन होना है। मैम इससे ये हेल्प मिल जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा लोगों में रहता है कि डॉक्टर्स जानबूझ के सिजेरियन पे जाते हैं। नॉर्मल अगर हो भी सकता है लेकिन फिर भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए सिजेरियन डॉक्टर्स कर देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, इसका आंसर कोई भी नहीं देना चाहेगा, मैं भी नहीं दूंगी। उसकी वजह ये है कि नॉर्मल डिलीवरी का आदमी पैसा ही नहीं देता, और नॉर्मल डिलीवरी में आपका एक रात जाती है, हाँ। आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है। हम्म नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन से ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। यस, बार बार आप पेशेंट के सर पे खड़े हो, उसके पेट पे हाथ रखे हो, एक पेशेंट को देखने में एक बार में 15 से 20 मिनट लगते हैं। मैम आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें? इसका आंसर तो देना ही नहीं है कुछ भी, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। वेजाइनल डिलीवरी सिजेरियन से ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। उसमें आपका टाइम लगता है, आपका रात लगता है, आपका पेशेंस लगता है, टू मच एफर्ट लगता है। और पेशेंट ने तो कभी कुछ किया ही नहीं, वो तो कुर्सी पे बैठी होती है, हाँ। कभी पैर भी नहीं खोले होंगे, कभी बैठ के ना पोंछा लगाए ना कुछ लगाए, एकदम से कहाँ से दर्द सहलेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाजुक नाजुक तरीके से उनको रखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी चाहिए होती है, उंगली डालते ही चिल्लाने लगती हैं सब। जैसे आपने बताया कि उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है, तो महिलाएं अपने आप को क्या किसी तरीके से प्रिपेयर कर सकती हैं इतना दर्द जो सहने वाली है वो डिलीवरी लेबर पेन सहने के लिए? बॉडी खुद को लेबर पेन्स के लिए प्रिपेयर करती है। बीच बीच में प्रेगनेंसी के दौरान ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो साइंटिफिक टर्म मैं आपको बता रही हूँ। तो बीच बीच में पेशेंट को एहसास होता है कि पेन हो रहा है, तो ये शुरुआत होती है, उसको समझ में आने लगता है। बाद में धीरे धीरे इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। 9 महीनों के बीच में भी कभी कभी पेन होने लगता है? हाँ, बीच बीच में पेन होते हैं। बॉडी यूज टू कर रही है बॉडी, आपको? हाँ, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं okay, कि तैयार कर बॉडी रही है। खुद को तैयार कर रही है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है तो बीच में भी आप लोग रिकमेंड करते हो दवाइयाँ इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए? डेफिनेटली प्रेगनेंसी के दौरान अगर समय से पहले पेन हो रहा है और एक्चुअल में अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, पेन आ रहा है और डॉक्टर फील कर पा रहा है, तो वो दर्द रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं। प्रेगनेंसी हम सेफ तरीके से 36 37 वीक, प्रेफरेबली 37 वीक जब कंप्लीट हो जाते हैं तभी हम अलाउ करते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे के सारे अंग पूर्ण रूप से बन चुके होते हैं। बच्चा जन्म लेने के बाद अच्छे से सांस ले पाता है, फेफड़े फूल पाते हैं और ठीक से डिलीवरी हो पाती है, दिक्कत नहीं होती है। बाय अल्ट्रासाउंड कि बच्चा पूरी तरीके से पेशेंट, रेडी हो गया है? हाँ, पेशेंट जो पीरियड की सही डेट बताता है, जिनके पीरियड्स रेगुलर आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें डेट से हेल्प मिल जाती है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से हेल्प मिल जाती है। कैलकुलेट करना इजी हो जाता है कि पेशेंट के 37 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, ये हिस्ट्री से पता लगा। उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन करके देखते हैं, जब एब्डोमेन पे हाथ रखते हैं तो फंडल हाइट से हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो टाइम जितना बता रही है उससे करस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है, उससे टैली कर रही है। थर्डली फिर हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड भी इस चीज़ को टैली करता है। तो देयर आर 3 मेथड्स, हिस्ट्री से, डेट से पता लगा, फिर पेट पर हाथ रख के देखा कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीसरा अल्ट्रासाउंड किया। तो उन तीनों चीज़ों से करेक्ट पता लग जाता है कि हाँ अब बच्चा रेडी है, डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इससे तो आपको डेटा मिल गया, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि फर्स्ट टाइम ही पेशेंट आ रहा है और सिर्फ डिलीवरी के लिए ही आ रहा है, ऐसा होता है? ऐसा कई बार होता है कि कुछ कुछ पेशेंट डायरेक्टली आ जाते हैं, लेकिन आज की डेट में पेशेंट इतने एजुकेटेड होते हैं, वो भले ही चाहे सरकार हॉस्पिटल में दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, उनके पास अल्ट्रासाउंड मिल जाता है, तो उस अल्ट्रासाउंड से हेल्प मिल जाती है। और कुछ कुछ जांचें आजकल होती हैं, गवर्नमेंट ने भी कितने भी प्राइमरी सेटअप्स क्यों ना हो, जो हेल्थ सेंटर है, सब जगह जांचें होती हैं। इससे आपको पता चल जी, जाता है, उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। महिलाओं को डिलीवरी के बाद क्या अपने केयर के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? बेसिकली डिलीवरी के बाद आपको अपना ध्यान रखना है और बच्चे का भी। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी, और बेबी उस फीडिंग के अलावा और कुछ डेफिनेटली नहीं लेगा, आपको कुछ और देना नहीं है। तो अब वो बेबी आपसे ले रहा है, तो डाइट
मदर्स डाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट शुड बी, जैसा कि मैडम ने बोला, हाई प्रोटीन, ठीक है, एंड ऑल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो उसकी प्री प्रेगनेंसी डाइट थी उससे कैलोरीज इंक्रीज होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है, बढ़ जानी चाहिए। जैसे हाँ। आपने बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम खाएं और अपना शॉर्ट ड्यूरेशन में शॉर्ट खाएं, ड्यूरेशन में ठीक खाएं, है, हाँ, कम पर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ओके, ठीक है। और जो प्री प्रेगनेंसी डाइट थी, प्री प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी से पहले वाली, ठीक है, उससे हमको डाइट इंक्रीज करनी है, अपनी कैलोरी इंटेक बढ़ाना है अराउंड 550, ओके, ठीक है। जैसे कि आपने बताया ब्रेस्ट फीडिंग में अराउंड हाँ। 500 कैलोरीज हाँ, बेबी, तो वो बेबी के लिए, बेबी आपसे ही लेगा, मदर से ही लेगा, तो मदर के लिए भी फीमेल्स को ही फीड करना है, ठीक है। तो डाइट के ऊपर तो रिच इन कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी इंक्रीज होना चाहिए और प्रोटीन इंटेक, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड, देयर हाइजीन, ठीक है, दैट शुड बी, क्या करना चाहिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए? जो एक नॉर्मल वुमेन, जो मैडम ने जो बताया वैसे ही, वाटर से बस, ठीक है, अपना क्लीनिंग मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। डेफिनेटली जो ब्लीडिंग होती है पोस्टपार्टम पीरियड में, तो उसके लिए वही पैड्स यू हैव टू चेंज, ठीक है, एंड कॉटन अंडरगारमेंट्स शुड बी वियर एंड क्लीनिंग। बहुत बढ़िया। मैम, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? यस, हमारे भारतीय खाने में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत फैंसी चीज़ें यूज़ करें। जैसे कि नॉर्मल चना हर घर में होता है, काला चना है, वो रिच सोर्स है प्रोटीन का, डाइटरी फाइबर का, ठीक है। तो उसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हर घर में यूज़ होता है, सब लोग जानते हैं, वो बस बताने की ज़रूरत है हमको, ठीक है। उसके अलावा भुना हुआ चना है, वो ले सकते हैं, स्प्राउट्स हैं, ठीक है, उसको ले सकते हैं। सत्तू है, बहुत ही रिच सोर्स है। नींबू का अच्छा यूज़ करना चाहिए प्रेगनेंसी में, वो आयरन को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, और साथ में कैल्शियम है, उसको भी स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है, पथरी वगैरह नहीं बनती है उससे, तो वो भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए। मैम, बेबी के बर्थ के बाद क्या महिलाएं डिप्रेशन के थ्रू जाती हैं? उनको होता है? यस, क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। कुछ सामाजिक संरचना ऐसी है, और आजकल के युग में थोड़ा सा जो लड़कियां हैं कई बार फैमिली में इतना कंफर्टेबल नहीं होती हैं, थोड़े से डिस्टेंसेस होते हैं, होते साथ हैं लेकिन थोड़े डिस्टेंसेस होते हैं। ससुराल में और ज़्यादा। हाँ, तो जो मदर इन लॉ है वो मदर बनने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हो नहीं पाता है उतना। लड़कियां आजकल कम एक्सेप्ट कर पाती हैं, एक तो इंक्रीज एज है मैरिज की, ठीक है, तो ईगो उस एज तक ईगो बन जाता है एक इंसान का। जैसे आपने बताया ना, अर्ली एज में पहले शादी हो जाती थी तो थोड़ा लड़कियां एडजस्ट करती थी। हाँ, अब थोड़ा सा कम हो गया, ज़्यादा एडजस्टमेंट हो जाता था। आज की एज में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन आजकल जो मदर इन लॉ है वो आजकल मदर की तरह से ही केयर करती हैं, बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं रहती है। वो भी काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई। हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हो गए, लेकिन फिर भी एक ऐसा टाइम है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, है ना, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो इमोशनल सपोर्ट थोड़ा सा मदर से ज़्यादा मिल जाता है, मदर से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, ठीक है। तो अपनी ओर से सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है इस टाइम पे। आप क्या कहना चाहोगे उन महिलाओं को इससे अपने आप को दूर रखने के लिए, डिप्रेशन को अपने आप से दूर रखने के लिए क्या कहना चाहोगे उन लेडीज़ को, या फिर आपके पास जो लोग आती हैं? ये एक मेडिकल कंडीशन ही है बेसिकली, लेकिन इसमें एक अच्छी काउंसलिंग और फैमिली का सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी है। आधा काम हस्बैंड के प्यार से हो जाता है, पूरा ही काम हो जाता है हस्बैंड के सपोर्ट से, मदर इन लॉ के सपोर्ट से, सारे फैमिली मेम्बर से हो जाता है। और कहते हैं ना कि थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे का जब माँ उसका चेहरा देखती है तो जितना भी उसने दर्द सहा है ना वो पूरा खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो डिप्रेशन तो बहुत छोटी सी बात है, बच्चे का चेहरा देखने के मात्र से ही सब कुछ खत्म हो जाता है। हमने बात कर ली है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट की, अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू नॉट गेट प्रेग्नेंट। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बर्थ कंट्रोल के क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं।
there are various methods. They can be in the form of tablets ओके and in the form of intrauterine devices, मतलब बीम्स जो कि यूट्रस के अंदर हम प्लेस करते हैं, एंड इंजेक्शंस, ठीक है, एंड इम्प्लांट्स, ठीक है, एंड दीज आर द फीमेल पार्ट. अब आप मेल पार्ट की तरफ जाएं तो आल्सो बैरियर मेथड्स आर अवेलेबल, ठीक है, बहुत लाइक कंडोम्स फॉर मेल एंड फीमेल कंडोम्स आर आल्सो देयर, बट दे आर नॉट कॉमन. हाँ, दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड. अब फीमेल्स की अब हम फीमेल का अगर पार्ट देखें तो इट कैन, जैसे मैंने बोला कि पिल्स है, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में, उसमें हमारे उनको हम कॉमनली हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वी गिव द टर्म नेम, एंड इसमें अब दो तरीके की होती हैं, ठीक है, 2 टाइप्स. एक तो होती है सिर्फ ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, इसमें both females hormones are there, and other is only progesterone hormone is there. मैम जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो पिल्स होता है ये कैसे काम करता है? बेसिकली मोस्टली इनमें से जो है वो जो हमारा एग जो बन रहा है उसको उसका बनना ही, मतलब उनका बनने को प्रिवेंट करता है. दे प्रिवेंट द ओव्यूलेशन. और इसके लिए इसको लेके तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मिथ है, ये सही नहीं होता है और आगे चल के दिक्कत करेगा आपको प्रेग्नेंट होने में. पिल्स आर नॉट सेफ फॉर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, बल्कि जिनको अभी तक कोई बेबी नहीं है, समझ लिए नलीपेरस लेडीज हैं, दे कैन इजीली टेक. बट क्या लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं? अगर कोई छोटी लड़की है, अगर अपने अर्ली 20s में है और वो अपने, क्योंकि शादी तो 30s में होनी है, तो क्या इन 10 सालों में अगर रेगुलर पिल्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये कोई दिक्कत नहीं करेगा आगे चल के? साइड इफेक्ट डेफिनेटली है. ओके ओके. बट अगर गुड हेल्थ है फीमेल की तो शी कैन यूज. कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमको वी हैव टू टेक केयर, जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गया, डायबिटिक हो गया, और फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला ओवेरियन कैंसर्स की हिस्ट्री हो गई, ठीक है, स्मोकिंग है, ओके ओके. अदर दीज कंडीशंस. तो प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो पिल्स होती हैं, ये नॉर्मल लड़कियों को कैसे पता चलेगा कि क्या सही और गलत? क्योंकि पिल्स भी तो डिफरेंट आती होंगी ना, डिफरेंट ब्रांड्स के आते होंगे, कौन सा सही और कौन सा गलत, ये कैसे पता चलेगा उनको? तो वो तो काउंसलिंग बायस डेफिनेटली, यही तो बात नहीं करना चाहते कम टू अस ना. हाँ, दैट्स व्हाई एडोलेसेंट काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट. हाँ, क्योंकि ये नहीं बात ही नहीं करना चाहते. ये इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों से पता चलती है, इंटरनेट से पता चलता है. व्हाट इज द बेस्ट पिल फॉर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट? तो डेफिनेटली दिस वी कैन टेल. फिर लॉन्ग टर्म में आपको वही भुगतना पड़ेगा. आपके अकॉर्डिंग क्या आप कुछ बता सकते हो क्या होता है पिल? जैसे कि मैंने ओरल एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग हो गई. दूसरी मिनी पिल्स बोलते हैं जो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग होती हैं. उसके अलावा बाईफेजिक ट्राईफेजिक पिल्स भी अवेलेबल हैं, बट वी विल नॉट गो इन द डिटेल बिकॉज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर दीज ओसीपीज, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग. बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जो पिल्स है कब खाना चाहिए, पहले या बाद में? These are cyclical. Okay, we start from 1st to 5th day of menstruation. ठीक है, and 21 pills are there in a packet. We take continuously 21 pills, then we stop for 7 days, then again we start the next pill. मैं थोड़ा सा ये कहना, थोड़ा सा मतलब ले मैंने मुझे समझाने की कोशिश करेंगी कि एक लड़की है जो कि डर है जिसके मन में कि मुझे प्रेग्नेंट अभी नहीं होना है, बट दे आर इंटीमेट हो रही हैं वो, ठीक है, तो कब कैसे क्या करना चाहिए? एकदम नॉर्मल भाषा में समझाइए. कब शुरू करना चाहिए? क्या एक पिल लेने से ही काम हो जाता है? नहीं, कैसा ये मेथड है? पूरा जो आपका पूरा जो स्ट्रिप है वो पूरा लेना है. बीच में गैप नहीं होना चाहिए. अगर गैप होगा तो फेलियर हो जाएगा. ठीक है, एक दिन का गैप इज ओके, बट अगर उससे ज्यादा का गैप हुआ तो डेफिनेटली फेलियर के चांसेस बहुत इंक्रीज कर जाएंगे. तो आपको पूरी स्ट्रिप लेनी है और स्टार्ट करना जरूरी है कि आपके फर्स्ट जो महीने का शुरुआत का जो माहवारी के 5 दिन है उस टाइम स्टार्ट करें. ठीक है. और पिल से अच्छा क्या होता है आपके अकॉर्डिंग टू नॉट गेट प्रेग्नेंट? कोई भी मेथड ना बेस्ट नहीं है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए. लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है, तो आप कॉपर्टी पे जा सकते हैं और आपके पास पहले बेबी है और आपको अभी नहीं चाहिए 4-5 साल, तो बेस्ट है आप पिल खाने से बेटर है रोज रोज क्यों रोज रोज लेना, क्योंकि कभी भूल गए तो डेफिनेटली फेलियर हो जाएगा. तो आप कॉपर्टी इंट्रायूटेराइन कॉपर्टी डलवा सकते हैं.
क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए? हाँ। ये एक बेसिकली एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कि उसमें दो तरीके के आते हैं, एक हार्मोन कंटेनिंग एंड कॉपर कंटेनिंग। ठीक है, कॉपर टी इज कॉमनली यूज, जो कॉपर कंटेनिंग होती हैं वो एक अमाउंट डेली रिलीज करते हैं कॉपर का बेसिकली आपकी यूट्रस में। ठीक है, दे दिस मेक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द प्रेगनेंसी, बेसिकली इन लेमन लैंग्वेज फॉर प्रेगनेंसी दे मेक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। सबसे बेस्ट तो मुझे लग रहा है कि कॉन्डम सास ठीक ठाक है ना? बट नहीं, हाँ? उनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मैम आप कुछ ऐड करना चाहोगे डॉक्टर अंजलि? कॉन्डोम्स का फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है। ओके। फीमेल्स जो अभी एक बार भी माँ नहीं बनी है, हाँ। प्रिवेंटिव मेजर लेना चाह रही हैं, और अगर बाई चांस उनको कुछ हार्मोनल इश्यू भी है, कुछ डिस्टरबेंस है, उस कंडीशन में ये दोनों काम करती है। हार्मोनल डिस्टरबेंस को भी ठीक करती है और साथ के साथ प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो दे आर आइडियल। आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी पिल्स आ गई हैं, जैसे कि मैडम ने अभी एक्सप्लेन किया। अच्छा। बहुत अच्छी अच्छी पिल्स आ गई हैं जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल मिनिमल हैं, उनमें वेट गेन भी नहीं होता है, तो उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और जिन कंडीशंस में यूज़ नहीं करना है वो भी मैडम बता चुकी हैं अच्छे से। ठीक है, उसमें लिवर डिजीज है, उसमें भी यूज़ नहीं करते हैं। जिसका लिवर ख़राब है, आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि लिवर कमज़ोर है, बढ़ गया है, उसमें भी OCP नहीं यूज़ करते हैं। बट ठीक है, बाकी मैडम बता चुकी हैं। और जो सोसाइटी में जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, लोग कॉन्डम ही यूज़ करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? कॉन्डोम्स मोस्ट कॉमनली यूज मेथड अब नहीं है। पिल्स काफ़ी पॉपुलर हैं। अच्छा। फीमेल्स लेती हैं। और जो एडोलेसेंट के लिए आई थिंक आप एम्फेसाइज कर रहे हो, एडोलेसेंट में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्ट बहुत कॉमन है, बट दिस इज़ नॉट रेगुलर मेथड ऑफ यूज़ फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज़ फॉर इमरजेंसी मेजर्स ओनली। जो रेगुलर मेथड्स हैं वही यूज़ करने चाहिए। अगर वाकई इमरजेंसी हो गई, उसी कंडीशन में उसको यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी पिल्स को रेगुलर पिल्स की तरह नहीं यूज़ करना होता है कि आपस में मिले, इंटीमेट हुए, उसके बाद फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली। वो रिकमेंडेड नहीं है। उससे पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, और साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन है लोग। हमें लगता है यही तो ज़्यादा यूज़ होता है, इमरजेंसी पिल्स जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। इंटीमेट हो गए, अब तुरंत पिल खा लिया कि अब देन दे गो टू केमिस्ट कि क्या कुछ हो सकता है, तो केमिस्ट इमरजेंसी पिल दे देता है। दे शुड नॉट बी प्रमोटेड। क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना जो आपने बोला, जो इसका पूरा मेथड होता है, मैम ने जैसे एक्सप्लेन किया था कि पूरा हफ्ता कितने दिन का होता है, पूरे महीने खाना होता है। हाँ, अब देखिए ये तो नॉलेज थी ही नहीं ना। मैंने भी यही, क्योंकि हम लोग जो भी आजकल की जो यूथ है ज़्यादा एडुकेटेड कहाँ से हो रही है, इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। केमिस्ट के पास जाती है, इमरजेंसी में अब कुछ हो गए, अब कुछ हो ना जाए, अब हम प्रेग्नेंट ना हो जाए लड़कियाँ, तो जाती हैं, बस खरीदती हैं, उसको खा लेती हैं और लॉन्ग टर्म में फिर फेस करती हैं प्रॉब्लम्स। डिलीवरी के बाद जैसे मैडम ने बताया कि प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैं, वो ले सकते हैं। साथ में एक अंतरा इंजेक्शन आता है, उसको लगवा सकते हैं। मंथली भी आता है, 3 मंथ वाला भी आता है। 3 मंथ वाला काफ़ी पॉपुलर है, उसको बहुत सारे डिलीवरी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं लगवाने के लिए। बट सबसे अच्छा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास विजिट करिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। वो डेफिनेटली आपकी कंडीशन क्या, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो टेलर्ड है। ये ऐसी ये कॉन्वर्जेशन ना इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि यार इस चीज़ के लिए वहाँ पे जाना। इसकी एजुकेशन तो है नहीं, स्कूल में भी किसी ने नहीं बताया कि आपको ऐसी कोई चीज़ हो तो आपको इस चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना है। इसको तो बहुत ज़्यादा दबाया गया है ना। इसके जब चैप्टर्स भी आते हैं ना क्लास 10th में, तो इसको भी टीचर्स थोड़ा अवॉइड करता है, किसी ऊपर लेवल में समझा के इसको हटा देता है। आजकल गवर्नमेंट ने जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अर्बन PSCs हैं, CSCs हैं, सब जगह कॉन्डोम काउंटर होता है। वहाँ पे वो रखे होते हैं, जिसको ज़रूरत है अपने आप से ले ले, ना किसी से पूछना है ना वो है, इजीली अवेलेबल है। गवर्नमेंट इस चीज़ का बहुत ध्यान दे रही है, एडोलेसेंट एजुकेशन का। ठीक है, और कॉन्डोम बड़े इजीली मिलते हैं। इवन आपको जो इमरजेंसी पिल है वो भी मिल जाएगी गवर्नमेंट सेटअप में। इमरजेंसी पिल्स एक ही बार लेने होते हैं? दैट इज़ फॉर इमरजेंसी मेजर ओनली, इट शुड नॉट बी रेगुलरली यूज्ड। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, बट इट इज़ अवेलेबल देयर।
if they go they आप लोग get खुद- support आप of the लोग खुद doctor, they gynecologist get हो? support of the जो स्टाफ नर्स है वो मिलता है आपको। इवन आपका जो गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी एडोलेसेंट काउंसलिंग के लिए काउंसलर होते हैं, ठीक है। तो कोई इशू आजकल आता नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्टिव है एडोलेसेंट्स के लिए। आप लोग खुद ही गायनोकोलॉजिस्ट हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो लोगों के अंदर फियर है ना कि यार थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो क्या काउंसलिंग किस तरीके की होती है? आप लोग उसको फ्रेंडली भी मतलब दे जस्ट नीड प्राइवेसी फॉर दैट। हाँ व्हेन दे गेट प्राइवेसी सब सारी थिंग्स बातें हो हैपन। जाती हैं। यस। मैम मीनोपॉज की एज क्या होती है? हाँ, इंडिया की बात करें तो इट इज़ 45 to 50 ईयर्स यूजुअली। ओके ओके। मोस्ट कॉमनली कहें तो 48 ईयर्स के अराउंड। तो मैम इस एज ग्रुप में जो वुमेंस को जो बहुत बेसिक कंप्लेंट्स आती हैं कि बहुत हैवी पीरियड्स उनको होने लगते हैं, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए? यूजुअली जो हम मीनोपॉज के प्रीवियस जो मीनोपॉज से पहले के 2-3 ईयर्स ले ले और मीनोपॉज के बाद के 2-3 ईयर्स ले ले, तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीनोपॉजल पीरियड, ठीक है। उस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड पहले आया नहीं 2-3 मंथ्स के लिए, देन आया तो बहुत हैवी आया, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। इन दैट केस अब इस एज ग्रुप में कुछ कंडीशंस भी होती हैं हमारी, जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसका कैंसर। दूसरा होता है जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है सर्विक्स, उसका कैंसर। तो उनके सिम्टम भी इरेगुलर ब्लीडिंग ही होता है, ठीक है। तो इस एज ग्रुप में अगर कोई फीमेल हमारे पास आ रही है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम के साथ, हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग, तो हमें रूल आउट करना है इन कार्सिनोमास को, मस्ट है, ज़रूरी है करना, क्योंकि अब नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ये खाली सिम्टम से वी कांट नो। तो फॉर दिस हमको स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग मीन्स जिस चीज़ का हम डिटेक्शन पहले कर लें, ठीक है। तो इसमें हमें एंडोमेट्रियल कैंसर की स्क्रीनिंग हो गई एंड सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हो गई। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए तो आइडियली आफ्टर मैरिज 3 इयर्स के बाद, मैरिज के 3 इयर्स के बाद हमको रेगुलर पैप्समियर या HPV टेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। पर इंडिया में फीमेल्स को काउंसिल करना इज टू डिफिकल्ट। मतलब हम अगर काउंसिल करेंगे 100 पेशेंट्स को, तो उसमें से 15-20 लैंड अप करेंगे कि हाँ वो तैयार होंगे पैप्समियर कराने के लिए, एंड रेस्ट 80 विल डिनाई, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पैप्समियर करना। वो स्क्रीनिंग हम पहले से कर सकते हैं आफ्टर मैरिज, ठीक है। एवरी 3 इयर्स हम उसको रेगुलर करा सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी। अब अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया ही है इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ, ठीक है, तो इस एज में हमें जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको हम बेसिकली स्क्रैच करके भेज देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको सैंपल को हम सेंड करते हैं। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी, हम बोलते हैं उसको, ठीक है। हम उसको भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो फॉर देयर क्या बोल रही हूँ, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मतलब उसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। अगर सर्वाइकल कैंसर नहीं है, एंडोमेट्रियल कैंसर की स्क्रीनिंग नेगेटिव है, देन एंड बाकी उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन मोस्टली इट इज नॉर्मल पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। डॉक्टर अंजलि, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? जब भी पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में कोई भी पेशेंट आती है कि उसको एमिनोरिया हुआ, 2-3 महीने पीरियड नहीं आया और उसके बाद हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो जैसे कि डॉक्टर ज्योत्सना ने अभी बताया कि प्रॉपर तरीके से उसका एग्जामिनेशन करना होता है, अल्ट्रासाउंड कराना होता है, थायराइड चेक करना होता है। साथ में जो बहुत ही मस्ट है वो है कैंसर को रूल आउट करना। कैंसर का हम किसी भी पेशेंट से नाम नहीं ले सकते, इसको सुनते ही पेशेंट एकदम डर जाता है और फिर वो डॉक्टर से ही दूर चला जाता है कि अरे हम तो आए थे लेकर के, तो इन्होंने तो हमको कैंसर बता दिया, 4 और बीमारियां बता दी। उसको बहुत टैक्टफुली हमें डील करना होता है। हमको यही बोलते हैं कि एक टुकड़े की जांच जाएगी, बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो थोड़ा सा हम निकाल देंगे खरोंच करके, और उसकी फिर पैथोलॉजी में भेज देते हैं। पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो उस टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बनाकर देखते हैं कि उसमें जो सेल्स हैं ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ये पीरियड्स बंद होने वाले हैं, मीनोपॉज होने वाला है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसलिए होता है। कुछ एक केसेस में
कैंसर के चेंजेस भी दिखते हैं। तो हमें बहुत टैक्टफुली पेशेंट से बात करके ये जांच करानी होती है, उनको कन्विंस करना होता है। जो भी पेशेंट ये टॉक सुन रहे हैं उनको ज़रूर ये समझना चाहिए और अवेयर होना चाहिए कि चौकीदार रात में टहलता रहता है, बोलता रहता है कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि आप अवेयर रहो। हम लोग गार्ड कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ये करना है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। कैंसर बहुत अनकॉमन है, बहुत अनकॉमन है, लेकिन हमें रूल आउट करना जरूरी है क्योंकि इससे जान का खतरा है। हमें बस रूल आउट करना है कि कैंसर तो नहीं है। कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आ रहा है तो, और वो इसी जांच से पॉसिबल है। बहुत बढ़िया मैम। मीनोपॉज के दौरान क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? मीनोपॉजल सिम्टम्स कैन बी कैटेगराइज्ड। ठीक है, वेजाइनल सिम्टम्स हो गए, जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस हो गई, इचिंग हो गई, इरिटेट एंड ब्लीडिंग। ठीक है, सेकंड आ जाएंगे मूड। पेशेंट के जो फीमेल्स हैं दैट में कैन गो इनटू डिप्रेशन, इरिटेबल। ठीक है, फिर थर्ड आ जाइए जनरल सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स की अगर बात करें तो फ्लशिंग, हॉट फ्लैशेस हो गए। हॉट फ्लैशेस मीन्स समटाइम्स आपको बहुत गर्मी लगने लगती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉट फ्लैशेस। फिर देन आ जाइए आप स्लीप प्रॉब्लम्स, स्लीप इज डिस्टर्ब्ड। ठीक है, देन यूरिनरी प्रॉब्लम्स की बात करें तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज कॉमन, वेरी कॉमन आफ्टर मीनोपॉज। देन फिर अगर हम बोन्स पे आ जाएं तो because after menopause the calcium in body is decreased, so there are more chances of fractures. आप कुछ ऐड करना चाहोगे मैम? Heart diseases are common after menopause. ओह, Heart diseases are also common after menopause. इस एज में तो और भी ज़्यादा। Yes. डॉक्टर अंजलि, आपको 25 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, तो आप कुछ शेयर करना चाहोगे अपने पेशेंट्स के कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ हुआ हैं? कुछ शेयर करना चाहोगे? क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, आपके पास नहीं आते हैं या कुछ छुपाते हैं? क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्राइवेसी वाली चीज़ होती है, लोग कुछ छुपाते भी हैं तो आपको बाद में पता चलता है यार ये क्यों छुपा लिया, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ गई। आज की डेट में पेशेंट फ्रैंक हैं। इश्यू आता है कि वो बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है या कुछ पैसे की कमी है, वो एक छोटा सा अमाउंट भी नहीं खर्च करना चाहते हैं कई बार। उनको लगता है दिस इज अननेसेसरी, इट इज अ स्मॉल अमाउंट बट दे थिंक इट इज अननेसेसरी। इन व्हाट ट्रीटमेंट? सो दे डोंट सीक मेडिकल एडवाइस। They think this is regular thing, it happens to everyone. इंडिया में ये भी तो बहुत कॉमन है। Why we should go to a doctor and give a small amount of fees to them when we can give similar advice from our elderlies also. But it is not expert advice. Why? So ये कुछ गलतियां every person should seek medical advice for that. पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए आपके पास आने चाहिए लोगों को? गायनेकोलॉजिस्ट के पास हमें क्यों जाना चाहिए? पर्टिकुलरली क्या क्या चीज़ें अगर हमें फेस हो रही है हमारी बॉडी पे तो हमें कब जाना चाहिए? कोई भी फीमेल पेशेंट, कोई भी फीमेल, उसको कुछ भी लग रहा है, कुछ एबनॉर्मल हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो उसको शेयर करने में कि अगर कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें कब आना चाहिए, जो हमारा वीडियो देख रही है इस समय। दो चार कुछ आपके साथ हुआ हो कि ये प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं मेरे पास कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है अभी। फीमेल्स हार्मोन्स का चलता फिरता पुलिंदा होती हैं। जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस आते हैं विद ग्रोइंग एज, एडोलेसेंट एज, देन आपकी यूथ है ना, मैरिज का टाइम है, प्रेगनेंसी का टाइम है, डिलीवरी का टाइम है, डिलीवरी के बाद फिर आपका पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप है। देयर आर ऑलवेज hormonal changes. So to tackle them is not easy. A good counseling can help them a lot. Right. तो
दे शुड सीक मेडिकल एडवाइस। एक डॉक्टर एक अच्छा काउंसलर होता है और वो आपको हेल्प करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपको एश्योर करता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग आई एम देयर। एंड हम ये डॉक्टर आमोद यूरोगाइनी हॉस्पिटल कंप्रहेंसिव सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमें 15 साल के आसपास हो गए हैं कानपुर में प्रैक्टिस करते हुए, और यहाँ पर गायनी और यूरोलॉजी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो पेशेंट की जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक सिंगल चीज़ नहीं है, उसमें दोनों लोगों की हेल्प चाहिए होती है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, उनको यूरिनरी इन्फेक्शन होता है ना, बार बार होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो गायनिकोलॉजिस्ट ट्रीट कर ही देती हैं। लेकिन एक जो यूरोलॉजिस्ट है, उसका ओपिनियन, उसका वे ऑफ सीइंग थिंग्स, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, मेडिकेशन इज़ डिफरेंट, है ना, तो उससे डेफिनेटली ऐड होती है। यहाँ पे पेशेंट को डेफिनेटली हेल्प मिलती है। डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा है, यूरोलॉजी काफ़ी सीखी है उनसे, साथ में रहते हुए देखते हुए काफ़ी कुछ सीखा है, तो उससे पेशेंट्स को बहुत ऐड मिलता है। मैम जैसे कोई कानपुर नहीं आ सकता है, अगर आपकी वो कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो कोई वे है? डेफिनेटली ऑनलाइन दे कैन गो। यस मैम, आप कुछ ऐड करना चाहोगे कि लोगों को गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए? मैम ने इतनी सारी बातें बताई, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मैडम ने वैसे सब कवर कर ही लिया है। एवरी टाइम अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी चेंज लगे, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक लगे, तो यू शुड कम टू अस। एंड एवरी टाइम आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, ठीक है, आपको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, ठीक है, मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हैं, एनी अदर प्रॉब्लम, यू शुड क्योंकि इतनी प्राइवेट चीज़ होती है ना, ये लोग इसको बिल्कुल पाप के जैसे देखते हैं इसको। मतलब प्राइवेट में तो सब करते हैं, ओपनली पब्लिकली ये सब चीज़ें लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और ख़ास करके ये वाली बातें उस टाइम आपके पास लोगों को आना चाहिए। डेफिनेटली। लोगों के अंदर कुछ मिथ्स रहते हैं कि यू कांट गेट प्रेग्नेंट अगर आपको पीरियड्स हैं। यस इट इज देयर। हाँ, while you are It is true. If actually a woman is menstruating, it means साइकिल एंड हो गई, हार्मोन्स विड्रॉ हो गए, उसके बाद जो यूट्रस की लाइन है वो शेड हो रही है, वही मेंस्ट्रुएशन है। अच्छा, मतलब जी अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो उस समय वो लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? यस, बट समटाइम्स सम पेशेंट्स कम कि उसको पीरियड्स हो रहे हैं और बाद में पता चला प्रेगनेंसी है, बट ऑन इलेबोरेटिव हिस्ट्री वी गेट टू नो कि पीरियड्स हल्के हुए थे, प्रॉपर नहीं हुए थे। अच्छा, तो ये भी कुछ ध्यान में रखना चाहिए? ये पता लग ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। एक दूसरा मिथ है कि जो पिल्स होते हैं, जिसकी हम लोगों ने इतनी सारी बातें की हैं, कि ये सेफ़ नहीं होते हैं और इसको लेने से फिर हमको आगे चल के हमारा बच्चा नहीं हो पाएगा, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे लड़कियां। ये बहुत बड़ा मिथ है लड़कियों के अंदर, क्या ये सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। दे आर टोटली सेफ। दे हैव सम साइड इफेक्ट, बट नाउअडेज मैनी बेटर पिल्स आर अवेलेबल। प्रीवियसली अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम जो पिल्स अवेलेबल थी और अब जो अवेलेबल हैं, दे हैव मतलब लेस, मतलब मैं कहूँगी लीस्ट साइड इफेक्ट, एंड बेनिफिशियल इफेक्ट इज मोर। ओके, बट आपने जैसे बताया था इमरजेंसी पिल इज नॉट सेफ इन लॉन्ग टर्म यूज। इमरजेंसी पिल इज फॉर इमरजेंसी, इट शुड नॉट बी यूज्ड रेगुलरली, इट विल कॉज हार्मोनल प्रॉब्लम्स। महिलाएं के अंदर थोड़ा ये होता है कि उनको हर महीना क्या पीरियड्स आने ज़रूरी होते हैं? इट इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड बॉडी, फॉर अ गुड हेल्थ? अगर किसी महिला को पीरियड रेगुलर आ रहा है, इसका मतलब उसका ओवरी एकदम ठीक काम कर रही है, एवरी मंथ कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, एवरीथिंग इज करेक्ट। और नहीं आ रहा तो मतलब समथिंग इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम एंड शी शुड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट टू टेक सम मेडिकल एडवाइस कि व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट। बहुत बढ़िया लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू, आपने इतना इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। थैंक यू BBA पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर अंजलि।